वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, देखिए आपके एक्सप्लेनेशन पेज का जो प्रीलिम्स के लिए हम डिस्कस करते हैं उसका आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आज डेट है 21। ऑल्दो हमें देखिए आर्टिकल 19 का एक्सप्लेनेशन और 20 का एक्सप्लेनेशन हमारा बाकी है, वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हमने जो है 13th 14th 15th का, जो 15th तो संडे था, 16th का कंबाइन कर लिया था। 17th और 18th आपको मिल गया होगा, न्यूज़ में है, उसमें पूरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज का डिस्कस कर लेते हैं। और मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूँ आपको, एक्सप्लेनेशन मेनली जो है ये आपके प्री ओरिएंटेड ज़्यादा है, प्री से ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एनालाइज नहीं है, इसमें व्यूज़ नहीं बताए जाते हैं। जैसे हम एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं कि एडिटोरियल में प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऑपरेशन फ्लड, जो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड 1970 में लॉन्च हुआ था। किस चीज़ के लिए? इंडिया के अंदर में डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों के पास जो है, जो भुखमरी, उस समय की जो पॉवर्टी है, उस समय का जो हमारे पास लैक था सोर्सेज का, फूड का, न्यूट्रिशन का, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन लाया गया अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन फ्लड। अब जो है वापस से गवर्नमेंट के द्वारा वाइट रेवोल्यूशन 2.0 लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि ये इनिशिएटिव कौन क्यों लेके आ रहे हैं, कैसे कैसे होगा। तो ये वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर में लाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है, गुजरात में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। तो वैसे ही 2.0 को जो है मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर में लाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन टारगेट क्या है, जो हमारे पास आज 2023-24 के तहत 660 लाख केजी है ना, किलोग्राम पर डे जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंडर में। अब इनका टारगेट है 2028-29 तक इसे कम से कम 1000 लाख केजी पर डे के हिसाब से बढ़ाना है। ये ओवरऑल इंडिया का टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ही वाइट रेवोल्यूशन 2.0 नाम दिया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो है होगा, यानी 50% और बढ़ाना है इंडिया के मिल्क प्रोड्यूस को। ठीक है, अब ये स्कोप है एक्सपांशन का। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ऑल्दो यहाँ पे कोऑपरेटिव को मेनली पर्टिकुलर टारगेट किया है, ऑल्दो ये 2021 में ही शुरू हो चुका था इसका काम। अब ओवरऑल जो है आगे मेन ऑब्जेक्टिव अब इस पर आ गया, पीक पे आ गया ये काम। इसके अंडर में क्या होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है मेनली रेगुलेटर बॉडी होगी इसकी। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव्स जो मेनली आज भी 70% जो भी कंट्री के अंडर में मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका काम सारा NDDB करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 1.5 लाख के आसपास डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूरे ओवरऑल इंडिया में, जो नियरली 2 लाख गाँवों को जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है मिल्क को। और यहाँ पे 22% प्रोड्यूसर हाउस होल्ड्स है मेनली। ठीक है, और 10% कंट्री मिल्क प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती है, और 16% मार्केटेबल सरप्लस है। और अगर मेजर स्टेट्स देखोगे तो गुजरात, केरला, सिक्किम, और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी है, जो पूरे इंडिया का 70% जो है डेयरी कोऑपरेटिव को सोसाइटी को जो सपोर्ट करती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई मिलता है जिन स्टेट से। इसके अलावा 10 से 20% के स्टेट में आते हैं यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। 10% में आते हैं आपके वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स, ये सारे जो हैं 10% आते हैं, कम है। ठीक है, इसके अलावा कवरेज की अगर आप फंडिंग बात करोगे तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया, जो NDDP है, जो मेन मिनिस्ट्री है, ये डेयरी डेवलपमेंट है अथॉरिटी जो है, ये मेनली क्या करेगी, 56,000 नियरली 56,000 न्यू मल्टीपर्पज़ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाएगी यहाँ पे, और 46,000 गाँव को ये कवर करेगी इसके अंडर में। ठीक है, ऑल्दो इसका काम जो है देखिए, इसके लिए लॉन्च जो है NDDP लॉन्च हुआ था, इसने क्या करा, 3.5 करोड़ के आसपास पायलट प्रोजेक्ट 2023 से शुरू कर दिया था छोटे छोटे गाँव में। जैसे जिंद हो गया हरियाणा में, इंदौर हो गया मध्य प्रदेश में, चिकमंगलूर हो गया आपका कर्नाटक के अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाया गया। यहाँ पे 79 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स देखे गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर में, जो वहाँ पे पर दिन 15,000 लीटर दूध कलेक्ट करवाएगा, और यहाँ पे 2500 फार्मर्स जो हैं इसके अंडर में इंडल्ज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नेशनल प्रोग्राम डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर में ही 2.0 को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के साथ में होगा ये। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का मिल्क सिनेरियो के बारे में कि देखिए इंडिया वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है। ये 230 मिलियन टन जो है इसने 2022 में लॉन्च किया, मतलब प्रोड्यूस किया 17 मिलियन टन ऑफ द 1951 में ये सिर्फ 17 मिलियन था, आज 230 मिलियन है। तो सोचिए कितना ह्यूज फ़र्क आया है वाइट रेवोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ उम्मीद है कि अब हम जो है 1000 लाख केजी जो है पर ईयर
जो है प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी पर डे प्रोड्यूस करेंगे जब से हम वाइट रेवोल्यूशन 2.0 को सक्सीड कर लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनिमल के हिसाब से भी बताया कि 8.5 kg के आसपास पर डे जो है क्रॉस ब्रीड एक्जॉटिक जो एनिमल्स होते हैं उनसे दूध मिलता है। 3 kg के आसपास जो है पर डे इंडिजीनियस जो नॉन स्क्रिप्ट एनिमल है, जो मिक्सिंग ब्रीड नहीं है, उनसे मिलता है, जिसको देसी बोलते हैं। 13.5 किलो जो है एनिमल डे पर क्रॉस ब्रीड और एक्सोटिक दोनों से मिलता है। वेस्ट बंगाल से 6.5 kg के आसपास मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे डेटाज है, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बारीकी से तो, लेकिन हाँ एक है कि डेयरी प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज हमारे जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, और 60% 40% तो ये सिर्फ उससे ही प्रोड्यूस करता है जो इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी घी, बटर, लस्सी, उनसे अर्निंग जनरेशन होती है। लाइफ फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, इनको बहुत बढ़ावा मिलता है। अभी ओवरऑल इंडिया के अंदर 63 टोटल मिल्क प्रोडक्शन है जो मार्केट में जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंजम्पशन में यूज़ हो जाता है। और अगर हम वाइट मिल्क प्रोडक्शन का 2.0 को लॉन्च कर लेंगे तो सोचिए ये कितना बढ़ जाएगा मार्केटिंग में, है ना। तो नेक्स्ट आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट आर्टिकल, स्टारलिंक सैटेलाइट है, किसके द्वारा बनाया हुआ है? एलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है। एक्चुअली अभी एलिगेशन लगाया हुआ है इनके ऊपर कि इन स्टार सैटेलाइट्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है ना उन्हें स्टडी करने में, स्टार्स के स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स क्या कहते हैं, ये रेडियो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें ऑब्जर्विंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कुछ जो है रेडियो वेव्स निकालती हैं, हाई वेव्स निकालती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है इन सैटेलाइट्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी का ही एक ब्रांच है जो सेलेस्टियल बॉडी के ऑब्जेक्शंस के बारे में स्टडी करती हैं थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ये आपका अर्थ है, अर्थ से, ठीक है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है रेडियो एस्ट्रोलॉजर, और वो अर्थ सरफेस के यहाँ से जो है ये आपके कॉन्स्टलेशन है जो भी स्टार्स हैं, इस बीच में यहाँ पे सैटेलाइट्स भी हैं। तो क्या होता है कि इनके ये भी फ्रिक्वेंसी छोड़ती हैं, ऑल्दो हमारे एटमॉस्फेयर में भी फ्रिक्वेंसी निकलता है अर्थ से। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बंदा बैठा रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि ये सैटेलाइट एक बैरियर का काम कर जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एलिगेशन लगा है ये स्टारलिंक सैटेलाइट पे जो एलॉन मस्क का है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। बाकी यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है इसका मेन मोटा मोटा मैं बता देती हूँ इसमें, कि अभी रिसेंटली क्या होता है, देखिए आपको बहुत पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, जैसे कोई भी सोशल मीडिया में न्यूज़ होता है तो आपने देखा होगा कि उस पर FCU लिखा होता है, यानी फेक चेक यूनिट करके। कोई भी न्यूज़ अगर आता है तो ये कौन देता है, ये एग्जीक्यूटिव यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिश करती है FCU के अंडर में। यानी गवर्नमेंट को जो भी डेटा, जो भी न्यूज़ फेक लगा उस पर वो FCU लगा सकती है, फैक्ट चेक यूनिट के अंडर में। ये कैसे आया? ये आया 2021 के IT जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अमेंडमेंट करके लाया गया था। अब बात क्या है, इस साल के जनवरी में ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके वर्डिक्ट में स्ट्रक डाउन कर दिया इस आर्टिकल को, और किस बेस पे 2:1 के रेशो में, यानी 2 जुडिशरी जो है बॉम्बे के, यानी मेन जो चीफ थे और दूसरे जज, और इसके अलावा एक अगेंस्ट में थी, 2 इनके सपोर्ट में थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया जो आपने 2021 के IT एक्ट के अंदर में जो ये FCU के लेके आए हो, यानी जो फैक्ट चेक यूनिट, ये क्या करेगा, कोई भी अगर आप न्यूज़ देते हो और गवर्नमेंट को फेक लगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसे FCU डिक्लेयर कर दिया जाएगा, दैट मीन्स फेक न्यूज़ है, उसे कोई कंसीडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा बोला है भाई ये सीधा वॉयलेशन है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। और ये IT रूल के किसके अंडर में, रूल 3 क्लॉज 1BV के तहत है ये। और इन्होंने सीधा ये बात सीधी बोली है कि FCU जो है, पहली बात तो FCU कौन लेके आता है, इसके अंदर में जो भी कमेटी है जो ये डिसाइड करते है कि ये न्यूज़ फेक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ भी क्वेश्चंस का जवाब जो है एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो पूछा। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो लगाया गया है एलिगेशन, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19(1) क्लॉज A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 9(1) G राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन और अ ट्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा
वॉयलेशन है, क्योंकि मिस्टर इसमें स्पेशली जो जस्टिस पटेल और जस्टिस चंद्रूकर थे, ठीक है, ये दो थे जो सपोर्ट में थे। मैंने कहा ना 2:1 थे, तो एक तो फीमेल थी जो अगेंस्ट में थी, दो लोग थे, वो चंद्रूकर जो मेन बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ हैं और जस्टिस पटेल ये सपोर्ट में। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 और 19(1)(a) का क्लॉज जो है ये वॉयलेट कर रहा है और 1G का क्लॉज सीधा सीधा वॉयलेट कर रहे हो, कि आप सीधा सीधा जो है एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है कि अगर कोई भी सिटीजन जो है सरकार के अगेंस्ट में कोई बात बोलता है, कोई भी फैक्ट निकालता है, तो आप FCU जारी कर देते हो। भाई फिर FCU को जारी करने वाले कमेटी कौन है, कौन हेड कर रहा है, किस बेसिस पे आप जारी कर रहे हो, इस चीज़ का पब्लिकेशन क्लियर नहीं करा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी ऑल्दो इसका अगर मैं और आपको बताऊं तो आपको स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा पता होगा और एडिटर ऑफ गिल्ड ऑफ इंडिया, इनके ऊपर जो है इसके अलावा और भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़ हैं जो इन्होंने इस पर क्वेश्चन किए थे, उन सब पे भी इस चीज़ का एलिगेशंस लगाया गया था, ठीक है। उनकी न्यूज़ पे भी FCU लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है ओवरऑल इनका, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या है, श्रीलंका का इलेक्शन है, अभी आज न्यू प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होंगे। अब बात आ सकती है, क्योंकि देखिए क्या होता है, श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। जिस तरीके से अभी जो मिस्टर म्यूजो इलेक्ट होके आए थे मालदीव्स में और वो थे प्रो चाइना, तो ये किसके लिए सरदर्दी बन गया था, इंडिया के लिए। तो सेम वैसा ही कंसर्न है जो अब श्रीलंका में आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो हमारे लिए सरदर्दी ना बन जाए, इन शॉर्ट। अब इसमें से जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे कि रनील विक्रम सिंह है, अरुणा कुमरा है, ठीक है, अनुरा कुमारा है और सजीत प्रेमदासा है, ये लोग हैं कैंडिडेट। अब देखते हैं कौन सी पार्टी आती है, आज पता चल जाएगा, कल आर्टिकल ज़रूर आएगा। क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि चाइना हमारे सबसे बड़ा सरदर्द बैठा हुआ है एशिया में, साउथ एशिया में। और चाइना के प्रो में अगर कोई आसपास के नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गए, इनमें अगर ये गवर्नमेंट चाइना के प्रो होती है ना, तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक सरदर्दी बन जाती है नेबरिंग रिलेशनशिप में। क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक डोमिनेंस है इन सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में, अपने बेस है ना, क्योंकि ये सारे जो है इंडियन ओशन में अपनी बाउंड्री जो है शेयर करती हैं, है इंडिया के साथ भी करती हैं कुछ कंट्रीज़ इसमें से, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखते हैं क्या है। तो ये ओवरऑल आज का आर्टिकल था, ठीक है। तो